हेलो एवरीवन, अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज्वालामुखी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ज्वालामुखी अर्थात जिसके मुख से ज्वाला निकलती हो, आग निकलती हो। तो चलिए देखते हैं किसे कहते हैं ज्वालामुखी। मोटे तौर पर ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ, गैसें, राख, लावा आदि अचानक बाहर निकलते हैं। अर्थात भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ जैसे लावा, गैसें, राख आदि बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। इस प्रकार ज्वालामुखी भूगर्भिक शक्तियों द्वारा जनित एक आकस्मिक क्रिया है। देखिए, ज्वालामुखी भूगर्भिक शक्तियों अर्थात पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न एक आकस्मिक क्रिया है, जिसमें भूपटल के कटक या दरार से गैस, सेल पदार्थ एवं तप्त तरल मैग्मा बाहर निकलते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया एक व्यापक शब्द है। देखिए, ज्वालामुखी क्रिया एक व्यापक शब्द है जिसमें सेल पदार्थ की उत्पत्ति, प्रवाह, निक्षेप व ठंडा होकर ठोस होने की क्रियाएं सम्मिलित है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत सेल पदार्थ की उत्पत्ति, उसका प्रवाह, निक्षेप और ठंडा होकर जमना आदि सभी क्रियाएं ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत शामिल होती है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। देखिए, जो तरल चट्टानी पदार्थ है जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान धरातल पर पहुंचता है, ये पदार्थ पृथ्वी के अंदर दुर्बलता मंडल से निकलता है। देखिए, दुर्बलता मंडल पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर हम देखें तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है उसे हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, परपटी या क्रस्ट जिसे कहा जाता है। और उसके बाद जो दूसरी परत है जिसका नाम मेंटल है, उस मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है, जहां पर चट्टाने पिघली हुई अवस्था में रहती है। तो यहां से ये तरल चट्टानी पदार्थ निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में अर्थात दुर्बलता मंडल में या भूगर्भ के अंदर रहता है, मैग्मा कहलाता है। देखिए, जब तक ये तरल चट्टानी पदार्थ अर्थात पिघली हुई अवस्था में चट्टाने जब तक भूगर्भ के अंदर रहती हैं, तब तक मैग्मा कहलाती है। और जैसे ही यह धरातल या भूपटल पर पहुंचता है तो इसे लावा कहा जाता है। और जैसे ही ये तरल चट्टानी पदार्थ धरातल को तोड़कर भूपटल पर पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है। देखिए, हम ज्वालामुखी की संरचना देखते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की संरचना में पृथ्वी का जो बाहरी धरातल है, ठोस भाग है, ये परपटी के नाम से या द क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है, इसे हम क्रिस्ट कहते हैं। और जो दूसरी परत है मेंटल, इसका ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। और इसी दुर्बलता मंडल में चट्टाने पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। इस दुर्बलता मंडल में चट्टाने पिघली हुई अवस्था में रहती हैं, इसलिए यहाँ पर मैग्मा के भंडार पाए जाते हैं। तो मैग्मा के भंडारों को मैग्मा कोष्ठ कहते हैं। और जिस नली के माध्यम से ये मैग्मा धरातल पर पहुंचता है, ये नली निकास नली या वेंट कहलाती है। और जैसे ही ये मैग्मा ज्वालामुखी छिद्र या क्रेटर से होकर बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद इसे लावा कहा जाता है। बाहर निकलने के बाद लावा कहलाता है। और लावा के अलावा गैसें व राख या चट्टानों के टुकड़े भी लावा के साथ साथ बाहर निकलते हैं। तो ये ज्वालामुखी की संरचना है। देखिए, वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा जिसे ज्वलखंडाश्मी कहा जाता है, ज्वालामुखी बम अर्थात लावा के जमे हुए टुकड़े,
राख, धूलकण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑर्गन शामिल होते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑर्गन शामिल होते हैं। ये सब बाहर निकलते हैं। अब है ज्वालामुखी क्रिया के कारण। हमने देख लिया कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। अब ये ज्वालामुखी क्रिया क्यों होती है, किस कारण से होती है। तो पहला कारण है भूगर्भिक असंतुलन। देखिए, भूगर्भिक असंतुलन के कारण भूगर्भ में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। भूगर्भिक असंतुलन के कारण भूगर्भ में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिनसे ज्वालामुखी क्रिया होती है, जिसके कारण ज्वालामुखी क्रिया संपादित होती है। दूसरा कारण है भूगर्भ में ताप वृद्धि। देखिए, भूगर्भ में उपस्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलते ताप से सेलें पिघलकर कमजोर हो जाती हैं तथा आयतन में बढ़ जाती हैं। भूगर्भ में रेडियो सक्रिय पदार्थ उपस्थित होते हैं और उन रेडियो सक्रिय पदार्थों से जो ताप निकलता है, उस ताप के कारण चट्टानें पिघल जाती हैं और चट्टानों के पिघलते ही ये आयतन में बढ़ जाती है। चट्टानों का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण ये पिघली हुई चट्टानें कमजोर दरारों से लावा के रूप में बाहर निकलने लगती है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। तीसरा कारण है गैसों की उत्पत्ति। देखिए, भूगर्भ में स्थित जल दरारों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचकर भाप में बदल जाता है। देखिए, भूगर्भ में जो जल स्थित होता है अर्थात भूमिगत जल, ये जल दरारों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंच जाता है और वहां अत्यधिक तापमान होने के कारण भाप में बदल जाता है और ये भाप उद्गार के समय भूपटल पर बल लगाती है। नेक्स्ट कारण है दाब में कमी। देखिए, ऊपरी परतों के दबाव के कारण भूगर्भ की सेलें ठोस अवस्था में रहती है। देखिए, ऊपरी परतों के दबाव के कारण भूगर्भ की जो सेलें हैं वो ठोस अवस्था में रहती हैं, लेकिन जैसे ही ये दबाव कम हो जाता है, ये चट्टानें पिघल जाती है। लेकिन दबाव कम होने पर पिघल जाती है, जिससे ज्वालामुखी क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। और जैसे ही चट्टानें पिघल जाती हैं, उनका आयतन बढ़ जाता है और ये कमजोर दरारों से लावा के रूप में बहने लग जाती है। नेक्स्ट कारण है प्लेट विवर्तनिकी। देखिए, भूपृष्ठ की विभिन्न प्लेटों की गतियों के कारण भी ज्वालामुखी क्रिया होती है। देखिए, भूपृष्ठ की विभिन्न प्लेटों की गतियों के कारण हमारा जो भूपृष्ठ है वो कई छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना होता है और जब ये प्लेटें गति करती हैं तो उस गति के कारण ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। प्लेटों के एक दूसरे के सम्मुख दिशा में गति करने से यह क्रिया अधिक होती है और जब प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख दिशा में गति करती हैं तो यह क्रिया अधिक होती है। भूपर्पटी में कई बड़ी व छोटी, कठोर तथा समान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती है। भूपर्पटी में कई बड़ी और छोटी प्लेटें होती हैं जो कठोर और समान आकार की या छोटी बड़ी होती हैं। इन प्लेटों पर महाद्वीप एवं महासागरों की सतहें टिकी होती हैं, लेकिन जब ये प्लेटें गति करती हैं, या तो ये एक दूसरे के सम्मुख दिशा में गति करती है या एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है, तो जब ये गति होती है तो इन गतियों के कारण ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं।
अब है ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी को सामान्यतः उद्गार की अवधि तथा उद्गार की प्रवृत्ति व धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ज्वालामुखी को सामान्यतः उद्गार की अवधि तथा उद्गार की प्रवृत्ति व धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण। देखिए उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। देखिए सक्रिय या जागृत, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सक्रिय होते हैं। यदि ज्वालामुखी में कुछ समय पहले ही विस्फोट हुआ हो या अभी भी लावा बाहर निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। अर्थात जिन ज्वालामुखियों से अभी हाल ही में उद्गार हुआ हो या अभी भी लावा बाहर निकल रहा हो तो ऐसे ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखियों से अक्सर उद्गार होता रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी से अक्सर उद्गार होता रहता है और चूंकि ये ज्वालामुखी सदैव क्रियाशील रहते हैं इसलिए इन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और चूंकि ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील होते हैं इसलिए इन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण में इटली के एटना व स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। देखिए इटली के एटना व स्ट्राम्बोली ये दोनों ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब देखिए स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अभी हमने देखा कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अर्थात ये सदैव क्रियाशील रहता है, इसलिए इसमें हमेशा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है। इससे आसपास का भाग प्रकाशित होता रहता है, इस कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है क्योंकि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसके कारण इससे हमेशा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है और आसपास का भाग प्रकाशित होता रहता है। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का दूसरा प्रकार है सुषुप्त ज्वालामुखी। देखिए ऐसे ज्वालामुखी जिनसे कुछ समय की सुषुप्ति के पश्चात पुनः उद्गार होते रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा क्रियाशील नहीं होते, कुछ समय शांत रहते हैं और फिर पुनः उद्गार हो जाता है, तो ऐसे ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। और इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी में सन 1631, 1812, 1906 तथा 1943 में उद्गार हो चुके हैं। देखिए तो इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है क्योंकि इसमें समय समय पर उद्गार हुए हैं। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का तीसरा प्रकार है शांत या मृत ज्वालामुखी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। जिन ज्वालामुखियों में बहुत समय से कोई उद्गार नहीं हुआ अर्थात शांत या मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें बहुत समय से कोई उद्गार नहीं हुआ तथा ये माना जाता है कि इनके अंदर लावा व मैग्मा खत्म हो चुका है, तो आगे भी इनसे किसी प्रकार का उद्गार नहीं होगा। मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं, अर्थात वे ज्वालामुखी जिनमें बहुत समय से कोई उद्गार नहीं हुआ और ना ही आगे किसी प्रकार का उद्गार होगा, ऐसे ज्वालामुखी शांत या मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। और इनसे आगे कोई उद्गार नहीं होगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर लावा या जिसे हम मैग्मा कहते हैं वो खत्म हो चुका है। म्यांमार का माउंट पोपा, ईरान का कोह सुल्तान आदि शांत या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है।
ये तो पढ़े हमने उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए, उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर मुख्य ज्वालामुखी निम्न है। पहला ज्वालामुखी है शील्ड ज्वालामुखी। देखिए, शील्ड ज्वालामुखी से ढाल ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, अर्थात बेसाल्ट प्रवाह भी इसका एक अन्य प्रकार है, तो इसको छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। शील्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट से बने होते हैं और तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोटक क्रिया कम होती है। देखिए, इस जो शील्ड ज्वालामुखी होते हैं उनमें विस्फोटक क्रिया कम होती है, अर्थात ये कम विस्फोटक होते हैं और इनमें उद्गार शांत ढंग से होता है। शील्ड ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं और उद्गार शांत ढंग से होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना और गैस की तीव्रता में कमी होना है। चूंकि इस प्रकार के ज्वालामुखियों में लावा पतला होता है, अधिक तरल होता है और गैस की तीव्रता में कमी होती है, इसलिए ये कम विस्फोटक होते हैं। यदि किसी तरह निकास नलिका में यानी वेंट में पानी भीतर चला जाए, अगर किसी तरह इसकी निकास नलिका या वेंट में पानी अंदर चला जाता है तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो सकते हैं। तो कभी-कभी जब इनकी वेंट में पानी अंदर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक हो सकते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है। इनमें लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से जब लावा बाहर निकलता है तो ये फव्वारे के रूप में बाहर आता है और एक शंकु बनाता है जो आगे चलकर सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण हवाई द्वीप के ज्वालामुखी है। देखिए, शील्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण हवाई द्वीप के ज्वालामुखी हैं। दूसरा प्रकार है मिश्रित ज्वालामुखी। देखिए, इस प्रकार के ज्वालामुखी से अधिक ठंडा व गाढ़ा तथा चिपचिपा लावा उद्गार होता है। मिश्रित ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो अधिक ठंडा और गाढ़ा और चिपचिपा होता है। सामान्यतः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। अभी हमने देखा कि शील्ड ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं, लेकिन मिश्रित ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं। इनमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडाश्मी व राख भी धरातल पर पहुंचती है। देखिए, लावा के साथ साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडाश्मी अर्थात लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा और राख भी धरातल पर पहुंचती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं और जो ज्वालामुखी से पदार्थ निकलते हैं मिश्रित रूप में, जिनमें लावा, ज्वलखंडाश्मी, राख आदि शामिल होते हैं, ये सारे पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे ये मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। अब चूंकि ये जो ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ है वो इसके आसपास परतों के रूप में जमा हो जाता है, इसलिए ये ज्वालामुखी मिश्रित ज्वालामुखी कहलाते हैं। क्राकाटोआ व विसुवियस आदि प्रसिद्ध मिश्रित ज्वालामुखी है। तो मिश्रित ज्वालामुखी के उदाहरण अगर हम देखें तो क्राकाटोआ व विसुवियस ये मिश्रित ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार है ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा। ज्वालामुखी कुंड को ही काल्डेरा कहा जाता है। तो देखिए, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक विस्फोटक, सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। ये इतने अधिक विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। देखिए,
ज्वालामुखी कुंड इतने अधिक विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तो ये ऊंचा ढांचा नहीं बना पाते, बल्कि अधिक विस्फोटक होने के कारण ये स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धसे हुए विध्वंस गर्त, धसने के कारण जो गड्ढा बना है, विध्वंस गर्त, लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं, ये गर्त ही ज्वालामुखी गर्त या काल्डेरा कहलाते हैं। देखिए चित्र में हम देख सकते हैं कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो ये ज्वालामुखी ऊपर आकृति बनाने के बजाय खुद ही इस गर्त में नीचे धस गया है। तो ये जो ज्वालामुखी गर्त है, इन ज्वालामुखी जो विध्वंस गर्त है, इन गर्तों को ही ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा कहा जाता है। अब चूंकि ये ज्वालामुखी सर्वाधिक विस्फोटक होते हैं, इसलिए ज्वालामुखियों का विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं, वरन इसके बहुत पास स्थित है। अर्थात जो ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं, उन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार बड़े होते हैं और इनके बहुत पास भी स्थित होते हैं, इसीलिए ये इतने विस्फोटक होते हैं। नेक्स्ट प्रकार है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। देखिए इन ज्वालामुखियों का लावा अत्यधिक तरल होता है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र जो ज्वालामुखी होते हैं, इनका लावा अत्यधिक तरल होता है जो बहुत दूर तक बहता है। विश्व के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर मोटे लावा प्रवाह से ढके हुए हैं और इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है, परतों के रूप में होता है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं और कई बार अकेला प्रवाह ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। देखिए बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र जो ज्वालामुखी होते हैं, इनका लावा अत्यधिक तरल होता है और इन्हें हम दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें लावा दरार के माध्यम से शांत ढंग से प्रवाहित होता है और बहुत दूर तक बहता है। और विश्व के कुछ भाग ऐसे हैं जो हजारों वर्ग किलोमीटर मोटे लावा प्रवाह से ढके हुए हैं। भारत का दक्कन ट्रेप, देखिए बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का सबसे अच्छा उदाहरण भारत का दक्कन ट्रेप है। भारत का दक्कन ट्रेप बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है। नेक्स्ट प्रकार है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। देखिए मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इनका उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है। देखिए मध्य महासागरीय कटक क्या है, तो मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होते रहते हैं और इस कटक के मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। देखिए इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होते रहते हैं और ये जो क्षेत्र है, ये सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो हमने ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी स्थलाकृतियों के बारे में। ज्वालामुखी से किस प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। तो देखिए ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के जमने से आग्नेय चट्टानें बनती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है, वो लावा जब ठंडा होकर जम जाता है तो उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इस प्रकार लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार चूंकि लावा से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, इसलिए लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है ज्वालामुखी शैल। देखिए ज्वालामुखी चट्टान जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, अर्थात ज्वालामुखी उद्गार के बाद जब मैग्मा धरातल पर पहुंचता है, जिसे हम लावा कहते हैं, और जब ये लावा ठंडा होकर जमता है तो इससे बनने वाली जो चट्टान है वो ज्वालामुखी शैल कहलाती है। तो जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है तब ज्वालामुखी शैल का निर्माण होता है। आग्नेय शैल का दूसरा प्रकार है पातालीय शैल। इसमें लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। देखिए जब लावा
धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है और फिर जिन आग्नेय शिलाओं का निर्माण होता है वो पातालीय सेल कहलाती है। इस प्रकार लावा के जमने से बनने वाली आकृतियों को दो भागों में बांटा जाता है, बहिर्वेधी आकृतियां और अंतर्वेधी आकृतियां। इस प्रकार जो लावा होता है, लावा जमकर आकृतियां बनाता है, तो लावा के जमने से जो बनने वाली आकृतियां हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, बहिर्वेधी आकृतियां और अंतर्वेधी आकृतियां। सबसे पहले हम बहिर्वेधी आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से निःसृत लावा जब ठंडा होकर जमता है तो कई प्रकार की आकृतियां बनती है। देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार से लावा बाहर निकलता है और वो ठंडा होकर जमता है तो उससे कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं, और चूंकि ये आकृतियां धरातल के ऊपर बनती हैं इसलिए इन्हें बहिर्वेधी आकृतियां कहते हैं। और चूंकि ये जो लावा है ये धरातल के बाहर, धरातल के ऊपर जमता है, इसलिए इन्हें बहिर्वेधी आकृतियां कहते हैं। तो देखते हैं कि मुख्य बहिर्वेधी आकृतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बहिर्वेधी आकृति है सिंडर शंकु। देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा की मात्रा कम तथा राख की मात्रा अधिक हो, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है और उस ज्वालामुखी उद्गार में लावा की मात्रा तो कम हो लेकिन राख की मात्रा अधिक हो, तो कम ऊंचाई तथा अवतल ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है, जिसे सिंडर शंकु अथवा राख शंकु भी कहते हैं। देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उद्गार में, ज्वालामुखी उद्गार में लावा की मात्रा कम व राख की मात्रा अधिक हो, राख की मात्रा अधिक हो, तो ये कम ऊंचाई वाले और अवतल ढाल वाले, कम ऊंचाई वाले और अवतल ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है, जिसे सिंडर शंकु अथवा राख शंकु कहा जाता है। दूसरी बहिर्वेधी आकृति है क्रेटर। देखिए, शंकु पर पाई जाने वाली कीपाकार गर्त होती है। क्रेटर ज्वालामुखी शंकु पर, ज्वालामुखी उद्गार के बाद जिस भी शंकु का निर्माण होता है उस शंकु पर पाई जाने वाली कीपाकार गर्त होती है, या हम कह सकते हैं कि ये ज्वालामुखी का मुंह होता है, जिसे ज्वालामुखी मुख भी कहा जाता है। और इस क्रेटर में देखिए, ये ज्वालामुखी का मुख है, ज्वालामुखी के छिद्र को या ज्वालामुखी के मुख को ही क्रेटर कहा जाता है। और कई बार जो मृत ज्वालामुखी होते हैं तो उन मृत ज्वालामुखियों के क्रेटर में वर्षा जल भर जाता है और उन वर्षा जल के भरने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। तो क्रेटर में वर्षा जल भरने पर क्रेटर झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट संरचना है प्लग या डाट। देखिए, जब ज्वालामुखी नलिका में लावा जम जाता है तो उसे प्लग या डाट कहते हैं। जब ज्वालामुखी नलिका में ही लावा जम जाए, जिस पाइप से होकर लावा बाहर आता है उस नली में ही जब लावा जम जाता है तो उसे प्लग या डाट कहते हैं। इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, इस चित्र में हमें दिख रहा है कि बहुत समय पहले जो लैंड सरफेस थी वो ये थी, और यहाँ से ये ज्वालामुखी नलिका थी, ये वेंट थी जहां से लावा धरातल पर निकलता था। लेकिन ज्वालामुखी के नलिका के अंदर ही ये लावा जम गया। धीरे धीरे बहिर्जात शक्तियों द्वारा इस भूमि का अपरदन हो गया और अब वर्तमान में ये जो लैंड सरफेस है वो ये है। तो यहाँ पर इस लैंड सरफेस पर ये चट्टान, अकेली चट्टान खड़ी है जो ज्वालामुखी की नलिका में जमा हुआ लावा है। तो ये संरचना प्लग या डाट कहलाती है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत। देखिए, विशाल शंकु को ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जो ज्वालामुखी शंकु, जब बड़ा ज्वालामुखी शंकु होता है या विशाल शंकु होता है तो उसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट संरचना है ज्वालामुखी पठार। देखिए, दरारी उद्भेदन से जब क्षारीय लावा निकलता है तो वह विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। अर्थात जब ज्वालामुखी उद्गार दरार के माध्यम से और शांत ढंग से होता है तो
जो तरल लावा होता है वो एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। लावा ठंडा होकर परतों के रूप में जम जाता है, जिससे ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में दक्कन का पठार है। दक्कन ट्रेप ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट है गीजर। देखिए, ज्वालामुखी क्षेत्रों में दरारों तथा सुराखों से गर्म जल तथा जलवाष्प निकलती है। अर्थात धरातल से जब दरारों तथा सुराखों के माध्यम से गर्म जल तथा जलवाष्प बाहर निकलती है तो उसे गीजर कहा जाता है। और गीजर का सबसे अच्छा उदाहरण ओल्ड फेथफुल गीजर है, जो यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। नेक्स्ट है धुआरा। देखिए, धुआरे ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं, जिसमें ज्वालामुखी से गैसें तथा धुआं निकलता है। अलास्का यूएसए के कटमई या कितमाई पर्वत को, देखिए, अलास्का में स्थित कटमई या कितमाई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। वहां पर ये खूब सारे धुआरे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। और गंधक या सल्फर युक्त धुआरों को सोल्फटारा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त धुआरों को मोफेटा कहते हैं। तो ये थी ज्वालामुखी से बनने वाली बहिर्वेदी आकृतियां। अब है अंतर्वेदी आकृतियां। देखिए, बहिर्वेदी आकृतियां तब बनती है जब लावा धरातल पर पहुंचकर जमता है, लेकिन कई बार जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा होकर जम जाता है तो इससे भी कई आकृतियां बनती हैं, जिन्हें अंतर्वेदी आकृतियां कहते हैं। जब लावा भूपटल के ऊपर जमता है तो उसे बहिर्वेदी आकृतियां कहते हैं, और जब मैग्मा धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंदर ही जम जाए, भूगर्भ के अंदर ही जम जाता है, तो उन्हें अंतर्वेदी आकृतियां कहते हैं। कुछ मुख्य अंतर्वेदी आकृतियां निम्नलिखित हैं। देखिए, सबसे पहली अंतर्वेदी आकृति है बैथोलिथ। बैथोलिथ किसे कहते हैं? तो देखिए, जब मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई में गुंबद के आकार में जम जाए तो इस जमे हुए मैग्मा भंडार को ही बैथोलिथ कहा जाता है। अर्थात भूगर्भ में, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि भूगर्भ में अधिक गहराई में, देखिए यहाँ पर हमें ये लावा का भंडार दिख रहा है, ये अधिक गहराई में गुंबद के आकार में जम जाए तो बैथोलिथ कहलाता है। बैथोलिथ की विशेषता ये है कि ये अधिक गहराई में जमते हैं और गुंबद नुमा होते हैं। ये ग्रेनाइट के पिंड होते हैं और विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। नेक्स्ट है लेकोलिथ। देखिए, लेकोलिथ क्या होती है? गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें जिनका तल समतल होता है तथा एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है, लेकोलिथ कहलाते हैं। देखिए, लेकोलिथ किसे कहते हैं? कि गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें, हम चित्र में देख सकते हैं कि गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें जिनका तल समतल होता है और जो नीचे से एक वाहक नली से जो इनको मैग्मा की आपूर्ति करता रहता है। जहां से ये मैग्मा ऊपर उठा था, लेकिन धरातल पर पहुंचने से पहले ही ये यहाँ जम गया गुंबद के आकार में, तो ये लेकोलिथ कहलाते हैं। ये लेकोलिथ कहलाते हैं। लेकोलिथ धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलते जुलते होते हैं। देखिए, और ये जो लेकोलिथ होते हैं ये मिश्रित ज्वालामुखी से मिलते हैं। इनमें फर्क सिर्फ ये होता है कि लेकोलिथ धरातल के नीचे गहराई में पाए जाते हैं और मिश्रित ज्वालामुखी धरातल के ऊपर पाए जाते हैं। भारत में कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबद नुमा पहाड़ियां हैं। इनमें से अधिकतर अब अपपत्रित हो चुकी है, वह धरातल पर देखी जा सकती है। देखिए, लेकोलिथ के उदाहरण हमारे भारत में कर्नाटक के पठार में मिलते हैं। इनमें
ये जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं ये अपपत्रित हो चुकी हैं, अर्थात इनके ऊपर जो चट्टानें थी वो अब अपरदित होकर हट चुकी हैं और अब ये लेपोलिथ धरातल पर देखी जा सकती हैं। अंतर्वेदी आकृतियों में तीसरी आकृति है लेपोलिथ। देखिए, ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है, जिससे ठंडा होकर जमने से अलग अलग आकृतियां बन जाती है। और यदि यह मैग्मा तस्तरी के आकार में जम जाता है तो यह लेपोलिथ कहलाता है। देखिए, लेपोलिथ किसे कहते हैं कि जैसे मैग्मा, इस चित्र में हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मैग्मा ऊपर उठता है लेकिन आसपास का चट्टानें भी कमजोर होती है, तो ये आसपास के इलाकों में भी चला जाता है और ये तस्तरी के आकार में जम जाता है। अर्थात ये लेकोलिथ से विपरीत संरचना होती है। लेकोलिथ में गुंबदनुमा आकृति ऊपर और तल समतल होता है, लेकिन इसका तल गुंबदनुमा और ऊपर ये समतल होता है। ये तस्तरी के आकार में जब जम जाए तो ये लेपोलिथ कहलाता है। नेक्स्ट है फेकोलिथ। देखिए, कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है और ये परतनुमा या लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं। ये ही फेकोलिथ कहलाते हैं, जो बाद में बेथोलिथ में विकसित होते हैं। देखिए, फेकोलिथ को हम यूं समझ सकते हैं कि ये लहरदार आकृति होती है। जब मैग्मा इन लहरदार चट्टानों में अभिनति और अपनति में जमता है तो ये आकृति फेकोलिथ कहलाती है और ये फेकोलिथ आगे चलकर बेथोलिथ में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिल। देखिए, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या शीट कहलाता है। देखिए, जब लावा धरातल पर आने के लिए ऊपर उठता है तो आसपास की क्षैतिज चट्टानें जो कमजोर होती हैं उन चट्टानों को तोड़कर ये एक चादर के रूप में ठंडा होता है। देखिए, यहाँ पर या इसका हम उदाहरण ये भी देख सकते हैं। यहाँ ये एक चादर के रूप में ठंडा होकर जम जाता है, जिन्हें सिल कहा जाता है। इन्हें सिल या शीट कहा जाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। सिल या शीट को जमाव की मोटाई के आधार पर विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट तथा घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते हैं। जो चादर के रूप में जमाव होता है, अगर वो कम मोटा है तो उस कम मोटाई वाले जमाव को शीट कहा जाता है और अधिक मोटाई वाले जमाव को सिल कहा जाता है। नेक्स्ट संरचना है डाइक। देखिए, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है, जो डाइक कहलाती है। देखिए, कई बार क्या होता है कि लावा मैग्मा धरातल के पास पहुंचता है और बीच में ही एक दीवार की भांति कमजोर चट्टानों को तोड़कर उसमें जम जाता है। एक दीवार की भांति जब ये जमता है तो इसे डाइक कहा जाता है। पश्चिमी महाराष्ट्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है और ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रेप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। ये थी ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी आकृतियां। अब हम देखेंगे ज्वालामुखियों का वितरण। देखिए, ज्वालामुखियों का वितरण निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहली ज्वालामुखियों की पेटी है।
परिप्रशांत महासागरीय मेखला। यह मेखला विश्व के कुल 2/3 भाग से कुछ अधिक ज्वालामुखी इस पेटी में पाए जाते हैं। अर्थात विश्व के 2/3 से भाग से भी अधिक ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में या परिप्रशांत महासागरीय मेखला में पाए जाते हैं। यह मेखला प्रशांत महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्र में फैली हुई है और यह मेखला प्रशांत महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्र में फैली हुई है। इस चित्र के माध्यम से हम इस मेखला को देखेंगे। देखिए, यहाँ ये जो डार्क डॉट है ये ज्वालामुखी उद्गार है। देखिए, तो यहाँ पर इस प्रशांत महासागर के चारों ओर देखिए ये ज्वालामुखी उद्गार है। ये यहाँ ये देखिए, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर तटवर्ती भाग में ये मेखला पाई जाती है। इस पेटी में अर्थात परिप्रशांत महासागरीय पेटी में जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का माउंट ताल, अमेरिका के शास्ता, रेनियर आदि प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत आते हैं। अर्थात जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का माउंट ताल, अमेरिका के शास्ता, रेनियर आदि जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं वो परिप्रशांत महासागरीय मेखला के अंतर्गत आते हैं। और प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, तो रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय प्रशांत महासागर के किनारों को कहा जाता है क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं। दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय मेखला। देखिए, यह मुख्यतः आल्प्स और हिमालय पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में फैली हुई है और भूमध्य सागर के ज्वालामुखी भी इसी पेटी में फैले हुए हैं। देखिए, इसी चित्र के माध्यम से हम इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मध्य महाद्वीपीय मेखला हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, यहाँ इधर ये जो पेटी है यहाँ पर ये जो ज्वालामुखी जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में और जो आल्प्स पर्वत के क्षेत्र में यहाँ जो ज्वालामुखी है ये मध्य महाद्वीपीय मेखला के अंतर्गत आते हैं। भूमध्य सागर के जो सक्रिय ज्वालामुखी या भूमध्य सागर के जो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं वो भी मध्य महाद्वीपीय मेखला के अंतर्गत ही आते हैं। इस मेखला के प्रमुख ज्वालामुखी पेरन, माउंट पोपा, एल्ब्रूस, एटना, विसुवियस, स्ट्राम्बोली आदि है। तीसरी पेटी है मध्य अटलांटिक कटक मेखला। देखिए, यह मेखला एस की आकृति में उत्तर में आइसलैंड से लेकर अटलांटिक कटक के सहारे होती हुई दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैली हुई है। जो मध्य अटलांटिक कटक मेखला है यह एस की आकृति में आइसलैंड से शुरू होकर दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैली हुई है और इस पेटी के मुख्य ज्वालामुखी हेगला, कटला, एसेंशियन, सेंट हेलेना आदि है। चौथी पेटी है पूर्वी अफ्रीका मेखला। देखिए, पूर्वी अफ्रीका मेखला उत्तर में इजराइल से दक्षिण में लाल सागर तथा पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी में होते हुए मेडागास्कर द्वीप तक फैली हुई है और किलिमंजारो, एल्गन, तिबेस्ती आदि इस मेखला के मुख्य ज्वालामुखी हैं। देखिए, इन दोनों पेटियों को हम चित्र में समझेंगे, मध्य अटलांटिक कटक मेखला और पूर्वी अफ्रीका मेखला। तो इस चित्र में हम मध्य अटलांटिक कटक मेखला को देखें तो देखिए ये एस की आकृति में होते हुए मध्य अटलांटिक कटक मेखला है और पूर्वी अफ्रीकी मेखला जो इजराइल से होते हुए, लाल सागर से होते हुए, पूर्वी अफ्रीका में होते हुए मेडागास्कर द्वीप तक जाती है। ये पूर्वी अफ्रीकी मेखला है। ज्वालामुखी का वितरण हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी क्रिया के प्रभाव। देखिए, ज्वालामुखी क्रिया के विध्वंसात्मक प्रभाव
अधिक होते हैं, इसलिए इसे भी एक आपदा ही माना जाता है। देखिए, ज्वालामुखी की क्रिया के प्रभाव में हम पहले देखेंगे रचनात्मक प्रभाव। तो देखिए, रचनात्मक प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव है कि जमे हुए लावा के अपरदन से अत्यधिक उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। अर्थात जब लावा ठंडा होकर जम जाता है और उसके अपरदन से, उस लावा के अपरदन से अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। और भारतीय प्रायद्वीप की काली मिट्टी ज्वालामुखी क्रिया के रचनात्मक प्रभावों का अच्छा उदाहरण है। जो भारतीय प्रायद्वीप है, जिसे दक्षिण का पठार कहा जाता है, तो ये इस पठार की काली मिट्टी है, ये ज्वालामुखी क्रिया के रचनात्मक प्रभावों का अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खनिज युक्त भूपट्टियों का निर्माण भी ज्वालामुखी प्रक्रिया की देन है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण ही विभिन्न प्रकार के खनिज युक्त भूपट्टियों का निर्माण भी होता है। अब है विध्वंसात्मक प्रभाव, ज्वालामुखी क्रिया के विध्वंसात्मक प्रभाव। देखिए, विध्वंसात्मक प्रभावों में ज्वालामुखी उद्गार के साथ बहते हुए गर्म लावा व अन्य पदार्थों व गैसों से मानव जीवन व वातावरण की हानि के साथ ही सांस्कृतिक भूदृश्यों की भी हानि होती है। तो विध्वंसात्मक प्रभावों में मुख्य है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार होने से और इसके साथ बहते हुए गर्म लावा से और इसके ज्वालामुखी उद्गार में जो अन्य पदार्थ निकलते हैं, उन पदार्थों से मानव जीवन की हानि होती है, वातावरण की हानि होती है और इनके साथ साथ ही जो सांस्कृतिक भूदृश्य होते हैं, उनकी भी हानि होती है। करोड़ों जीवन ज्वालामुखी उद्गार से नष्ट हो जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में जल प्लावन से अपार क्षति होती है और करोड़ों की संख्या में जीव जंतु मर जाते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।